नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जीडीएस टू पोस्ट मैन एमटीएस पीएससी एलडीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण पोस्ट ऑफिस गाइड फर्स्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हम लगभग 100 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। उससे आगे हम आज से पढ़ेंगे। आप सभी को क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है और याद करना है और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाएं, ताकि आपको अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा लग जाए। और आपसे सभी से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हमारा 111 नंबर का क्वेश्चन है, द फीस पेएबल फॉर एक्नॉलेजमेंट कार्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल इज। बीमित आर्टिकल के संबंध में पावती कार्ड हेतु देय शुल्क है। जो बीमित आर्टिकल है, यानी जो आर्टिकल बीमित है उसका बीमा किया गया है, यदि उसमें पावती कार्ड लगाते हैं तो उसका क्या शुल्क लगता है, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 3 रुपये, बी ऑप्शन है 1 रुपये, सी ऑप्शन है 5 रुपये, डी ऑप्शन है फ्री, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट बॉक्स में सभी अपना आंसर दें। इसमें डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो बीमित आर्टिकल है उसमें यदि हम पावती कार्ड लगाते हैं तो बिल्कुल निःशुल्क लगता है, उसका एक कोई शुल्क नहीं लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द फीस पेएबल फॉर एक्नॉलेजमेंट कार्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल अदर देन इंश्योर्ड आर्टिकल इज। यानी बीमित आर्टिकल के अलावा अन्य आर्टिकल पर पावती कार्ड का क्या शुल्क लगता है। बीमित आर्टिकल पर पावती कार्ड बिल्कुल निःशुल्क लगता है, जबकि जो अन्य आर्टिकल है उस पर पावती कार्ड का एक शुल्क लगता है, और वो क्या है आपको ये बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है 3 रुपये, बी ऑप्शन है 1 रुपये, सी ऑप्शन है 5 रुपये, डी ऑप्शन है फ्री। तो आपको सभी को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, इसमें क्या आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। यदि हम बीमित आर्टिकल के अलावा किसी अन्य आर्टिकल पर एक्नॉलेजमेंट कार्ड लगाते हैं, पावती कार्ड लगाते हैं, तो उसका 3 रुपये शुल्क लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ईएमओ एड्रेस्ड टू पोस्ट बॉक्स नंबर। पोस्ट बॉक्स नंबर लिखे ईएमओ को बुक किया जा सकता है। कोई बताना है कि जो ईएमओ है यदि उस पर पोस्ट बॉक्स नंबर लिखे हुए हैं तो क्या उसको बुक किया जा सकता है या नहीं, आपको इसमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कैन नॉट बी बुकड, यानी बुक नहीं किया जा सकता है। बी ऑप्शन है कैन बी बुक डे ओनली इन एचओ, यानी हेड ऑफिस में बुक किया जा सकता है। सी ऑप्शन है कैन बी बुक डे ओनली इन एसओ, केवल सब ऑफिस में बुक किया जा सकता है। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही आंसर है। जो पोस्ट बॉक्स नंबर लिखे ईएमओ है उनको बुक नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। डेमरेज फीस टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द एड्रेस इज फॉर डिटेनिंग ऑफ वीपी पार्सल फॉर 5 days बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज। निर्धारित अवधि से 5 दिन अधिक के लिए वीपी पार्सल को रखने के लिए पत्र प्राप्त करने वाले से विलम्ब शुल्क लिया जाना है। मान लो कोई वीपी पार्सल है और यदि उसको 5 दिन अधिक के लिए रोकते हैं, जो उसकी रोकने की अवधि से एक्स्ट्रा 5 दिन रोक रहे हैं, तो उसका एक विलम्ब शुल्क लिया जाता है। तो वो कितना लिया जाता है आपको ये बताना है। अब आपको पता है कि यदि वीपी पार्सल को उसकी निर्धारित अवधि से अगर 1 दिन भी अधिक रोकते हैं तो उसके पर डे के हिसाब से एक लेट फीस लगती है, विलम्ब शुल्क लगता है, जो कि 3 रुपये पर डे के हिसाब से लगता है। तो यदि हम 5 दिन रोक रहे हैं तो 3 रुपये पर डे के हिसाब से 15 रुपये, जो कि 5 दिन का शुल्क बनता है। तो हमें 15 रुपये उससे प्राप्त करने वाले से विलम्ब शुल्क 15 रुपये लेना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्सनल कम्युनिकेशन इज नॉट अलाउड इन। किसमें निजी संदेश भेजने की अनुमति नहीं होती है। जो अपना निजी संदेश है वो हम किस में नहीं भेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर है ए लेटर, यानी कि पत्र। बी ऑप्शन है बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, यानी बुक पैकेट जिसमें पत्रिकाएं शामिल हो। सी ऑप्शन है इनलैंड लेटर कार्ड, यानी कि जिसे अंतर्देशीय पत्र बोला जाता है। डी ऑप्शन है पार्सल। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम अपना निजी संदेश भेज नहीं सकते हैं। तो इसमें है
लेटर में भी हम पत्र के द्वारा अपना निजी संदेश भेज सकते हैं। सी ऑप्शन है, इंग्लैंड अंतर्देशीय पत्र के द्वारा भी हम अपना निजी संदेश भेज सकते हैं और पार्सल में भेज सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, बुक पैकेट। यानी कि जो बुक पैकेट होता है उसमें हम अपना निजी संदेश भेज नहीं सकते हैं, जिसमें पत्रिकाएं शामिल होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर का, वितरण कार्यालय में निश्चित आकार और मोटाई से अधिक का यदि निजी रूप से निर्मित पोस्ट कार्ड पाया जाता है तो इस आर्टिकल को क्या किया जाता है। यानी कि पोस्ट कार्ड ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर ऑफ मोर देन प्रिस्क्राइब्ड साइज एट थिकनेस साइज फाउंड इन डिलीवरी ऑफिस। तो द आर्टिकल, यदि पोस्टिंग का वितरण जो डिलीवरी ऑफिस है इसमें यदि निश्चित आकार और मोटाई से अधिक का कोई पोस्ट कार्ड पाया जाता है निजी रूप से निर्मित, तो इस आर्टिकल को क्या किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है, इस पर दोगुना कर लगाया जाना, यानी कि डबल टैक्स लगाया जाता है। पोस्टिंग कार्यालय को लौटा दिया जाना चाहिए। जो इसको भेजा गया है वो सेंटर वाले ऑफिस है, पोस्टिंग ऑफिस है, कार्यालय है, उसको वापस लौटा दिया जाना चाहिए। इसे एक पत्र के रूप में माना जाता है और एक पत्र पर देय न्यूनतम डाक शुल्क और पहले से भुगतान किए गए डाक शुल्क के बीच के अंतर के बराबर चार्ज किया जाना चाहिए। इसको एक लेटर के रूप में माना जाता है। जो पोस्ट कार्ड है प्राइवेट रूप से भेजा गया है उसको यदि वो पाया जाता है निश्चित आकार मोटाई से अधिक, तो उसको एक पत्र के रूप में माना जाता है और उस पर जो डाक शुल्क लगने वाला है न्यूनतम पत्र पर पोस्ट कार्ड के अलावा उसे पत्र माना जाता है। तो पत्र पर जो डाक शुल्क लगेगा वही शुल्क लिया जाता है और पहले से जो भुगतान किया गया डाक शुल्क है उसके बीच में जितना अंतर है उस अंतर के बराबर का जो डाक शुल्क है उसको चार्ज किया जाता है। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। इसे एक पत्र के रूप में माना जाता है और उस पर जो डाक शुल्क लगा हुआ है और जो पहले से भुगतान किया गया डाक शुल्क है उसके बीच का जो बराबर अंतर रहा है उसको चार्ज किया जाता है, यानी कि वो शुल्क प्राप्तकर्ता से वसूला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पैकेट युक्त 200 ग्राम वजन वाले नेत्रहीनों से संबंधित साहित्य पैकेट के लिए शुल्क है। चार्जेस वर्कबुक पैकेट्स कंटेनिंग ब्लाइंड लिटरेचर वेइंग इन 200 ग्राम्स। ऑप्शन नंबर ए है फ्री ऑफ कॉस्ट, बी है बुक पोस्ट के लिए जो लागू दर है उसके समान, सी ऑप्शन है पत्र के लिए लागू दर के समान सेम रेट एज एप्लीकेबल एज लेटर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिच। यानी कि मतलब ये जो पुस्तक पैकेट यानी बुक पैकेट होते हैं वो 200 ग्राम वजन वाले जो ब्लाइंड लिटरेचर नेत्रहीन संबंधी साहित्य होते हैं उसके लिए क्या शुल्क लगता है। वह आपको पता है कि जो नेत्रहीनों से यानी जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं उसमें कोई भी शुल्क नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं शुल्क होते हैं। यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। डाक विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, जो डाक विभाग है वो किसके प्रशासनिक में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है संचार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सी ऑप्शन है मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल CPMG और डी ऑप्शन है डाक महानिदेशक DG पोस्ट। तो आपको बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन किसके प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, यानी डाक विभाग किसके प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, डाक महानिदेशक DG पोस्ट। DG पोस्ट होता है महानिदेशक डाक होता है, उसके प्रशासनिक नियंत्रण में पूरा डाक विभाग कार्य करता है और उसके नियंत्रण में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। डाकघर को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू, जो पोस्ट ऑफिस है उसको कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए 5 क्लासेज यानी 5 वर्गों में, बी ऑप्शन है 4th क्लासेज 4 वर्गों में, सी ऑप्शन है 3 क्लासेज 3 वर्गों में और डी ऑप्शन है देयर इज नो क्लासिफिकेशन यानी कि कोई वर्गीकरण नहीं। तो आपको बताना है कि डाकघर है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, 3 वर्गों में डाकघर को बांटा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीकृत समाचार पत्र और पंजीकरण समाचार पत्र के पैकेट रविवार और पोस्ट ऑफिस छुट्टियों पर निम्नलिखित पर स्वीकार किए जाते हैं। इन जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है और जो उसके पैकेट हैं
उनको रविवार यानी कि संडे के दिन और जो पोस्ट ऑफिस की छुट्टियां होती है उस पर भी स्वीकार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर विलम्ब शुल्क के बिना डाक की रियायती दर पर, यानी कि उसके विलम्ब शुल्क नहीं लगता है, लेकिन उसकी जो डाक की रियायत दर है वही दर लगती है, बिना विलम्ब शुल्क के बिना उसको स्वीकार किया जाता है। बी ऑप्शन है बुक पोस्ट के लिए लागू सामान्य डाक दरों पर, जो बुक पोस्ट होता है उसके जो डाक दर होती है उस दर पर। सी विलम्ब शुल्क के साथ रियायती दरों पर, यानी कि विलम्ब शुल्क भी लिया जाता है और जो उसकी रियायती दर पर है उस पर पोस्ट किया जाता है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही है कि विलम्ब शुल्क के बिना डाक की रियायती दर पर ही जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है उनको रविवार और संडे और जो पोस्ट ऑफिस की अन्य वो छुट्टियाँ होती हैं उस पर स्वीकार किया जाता है विलम्ब शुल्क के बिना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। 111 नंबर की क्वेश्चन है, प्रिंटिंग मशीन छाप के माध्यम से डाक शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। पेमेंट ऑफ पोस्टेज थ्रू प्रिंटिंग मशीन इम्प्रेशन कैन बी मेड, यानी कि जो प्रिंटिंग मशीन है उसकी छाप लगाई जाती है, तो छाप के माध्यम से हम डाक शुल्क का कितने रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है अप टू एनी अमाउंट, यानी किसी भी राशि तक का हम प्रिंटिंग मशीन द्वारा डाक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। बी ऑप्शन है अप टू 50 रुपये तक, यानी कि 50 रुपये तक। सी ऑप्शन है अप टू 100 रुपये तक। डी ऑप्शन है अप टू 500, यानी 500 रुपये तक प्रिंटिंग मशीन द्वारा डाक शुल्क का भुगतान किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो प्रिंटिंग मशीन की छाप हो उसके द्वारा कितने रुपए तक का डाक शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है अप टू एनी अमाउंट, यानी किसी भी राशि तक का हम पोस्टेज शुल्क का भुगतान कर सकते हैं प्रिंटिंग मशीन की छाप के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति को देय मनी ऑर्डर जो भुगतान करने वाले डाकघर के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थायी निवास नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति है यदि उसका मनी ऑर्डर आता है और जो भुगतान करने वाले डाकघर के क्षेत्राधिकार यानी भुगतान करने वाले डाकघर के जो क्षेत्राधिकार है उसके अंदर वो निवास नहीं करता है, तो उसका भुगतान कैसे किया जाएगा आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। बी ऑप्शन है भुगतान केवल चेक के माध्यम से किया जाएगा। सी ऑप्शन है भुगतान केवल पोस्टमास्टर द्वारा किया जाएगा। और डी ऑप्शन है मनी ऑर्डर में व्यक्ति की पहचान के संतोषजनक प्रमाण पर सामान्य तरीके से भुगतान किया जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। उसका भुगतान तो किया जाएगा, लेकिन एमओ में जो व्यक्ति का नाम है, पेई का नाम है, उसका संतोषजनक प्रमाण मिलने पर कि ये वही व्यक्ति है तो उसी सामान्य तरीके से उसका भुगतान किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 113 नंबर का क्वेश्चन है, पोस्ट बॉक्स के किराएदार प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो पोस्ट बॉक्स के किराएदार हैं वो किस प्रकार के डाक प्राप्त कर सकते हैं या कौन कौन डाक प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है पोस्ट बॉक्स किराएदार को संबोधित सभी पूरी तरह से प्रीपेड और रजिस्टर्ड मेल, यानी जो पोस्ट बॉक्स का किराएदार है उसको संबोधित की हुई सभी पूरी तरह से प्रीपेड, यानी कि पहले से उनका डाक शुल्क लगा हुआ हो, प्रीपेड हो और रजिस्टर्ड आर्टिकल हो। बी ऑप्शन है आकस्मिक आगंतुकों और व्यावसायिक प्रतिनिधियों को संबोधित आर्टिकल, यानी कि जो पोस्ट बॉक्स किराएदार हैं उसके आने वाले आगंतुकों उनके व्यवसाय प्रतिनिधियों को भी संबोधित आर्टिकल। सी ऑप्शन है किराएदार के परिवार के सदस्यों और मेहमानों को संबोधित आर्टिकल, जो पोस्ट बॉक्स का किराएदार है उससे उसके जो मेहमान और संबंधित परिवार के जो सदस्य हैं उनको संबोधित आर्टिकल यदि आते हैं तो वो भी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डिलीवर किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि उपरोक्त दिए गए सभी को पोस्ट बॉक्स के द्वारा डाक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि पोस्ट बॉक्स के किराएदार एक सप्ताह तक भी पत्र क्लियर नहीं करता है तो पोस्ट बॉक्स डज नॉट क्लियर द लेटर फॉर ए वीक, मतलब पोस्ट बॉक्स के जो किराएदार है यदि वो एक सप्ताह तक भी अपने लेटर बॉक्स से पत्र की निकासी नहीं करता है तो उनका क्या किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डिलीवरी हेतु प्राप्त सभी पत्रों को प्रेषक को लौटा दिए जाएंगे। बी ऑप्शन है रिपोर्ट एसबी को भेजी जाएगी। सी ऑप्शन है आर्टिकल को आरएलओ को भेज दिए जाएंगे। डी ऑप्शन है किराएदार को एक नोटिस जारी किया जाएगा और यदि नोटिस के बाद भी आर्टिकल एकत्रित नहीं किए जाते हैं या उनकी निकासी नहीं की जाती है
तो डाकिया के माध्यम से डिलीवर करा दिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि उसको नोटिस जारी किया जाता है, किराएदार को नोटिस जारी किया जाता है और यदि नोटिस जारी करने के बाद भी वो आर्टिकल निकासी नहीं करता है तो उनको पोस्टमैन के माध्यम से उसको डिलीवर करवा दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक उत्तर पोस्टल मेल पर वसूले जाने वाले शुल्क हैं। जो बिजनेस रिप्लाई पोस्ट होती है उस पर जो चार्ज वसूले जाते हैं वो कौन से चार्ज होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल पर देय वास्तविक डाक शुल्क, द एक्चुअल पोस्टेज ड्यू ऑन द आर्टिकल, यानी जो आर्टिकल पर वास्तविक डाक शुल्क है उनको वसूला जाता है। बी ऑप्शन है हैंडलिंग चार्ज, यानी उसको पिकअप वाला चार्ज। सी ऑप्शन है सामान्य डाक शुल्क सहित हैंडलिंग चार्ज, यूजुअल पोस्टेज चार्ज प्लस हैंडलिंग चार्ज। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नन ऑफ दीज। तो इसमें बताना आपको कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि जो बिजनेस रिप्लाई पोस्ट कार्ड है, पोस्टल डाक है, उस पर कौन से चार्ज वसूले जाते हैं। तो उस पर ज़्यादा चार्ज वसूले जाते हैं, एक तो सामान्य पोस्टल जो शुल्क होता है वो प्लस हैंडलिंग चार्ज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। सामान्य डाक शुल्क सहित हैंडलिंग चार्ज, यानी कि यूजुअल पोस्टेज चार्ज प्लस हैंडलिंग चार्ज दोनों शुल्क वसूले जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक के पैकेट में नहीं हो सकता है। एक बुक पैकेट में नोट कंटेन, जो बुक पैकेट होता है उसमें क्या नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए पुस्तक और पूरक कार्ड, यानी कि बुक्स एंड कॉम्प्लीमेंट कार्ड्स। बी ऑप्शन है प्रिंटेड नोटिस और परिपत्र, यानी कि प्रिंटेड नोटिस परिपत्र सर्कुलर जिसे बोलते हैं। सी ऑप्शन है लिखित संदेश, यानी कि रिटर्न कम्युनिकेशन। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि बुक पैकेट में क्या नहीं हो सकता है। तो इसमें लिखित संदेश नहीं हो सकता, बुक पैकेट में एक लिखित संदेश नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीटिंग और निमंत्रण वाले बुक पैकेट दिए गए हैं। बुक पैकेट कंटेनिंग ग्रीटिंग एंड इन्विटेशन आर गिवन। जो ग्रीटिंग कार्ड होते हैं और जो निमंत्रण इन्विटेशन कार्ड होते हैं वाले बुक पैकेट होते हैं उनको किस श्रेणी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है दूसरी श्रेणी के मेल पर लागू प्रेषण, यानी ट्रांसमिशन एप्लीकेबल टू सेकंड क्लास मेल, यानी कि जो दूसरी श्रेणी के मेल है उसकी तरह उसका ट्रांसमिशन किया जाता है। बी ऑप्शन है प्रथम श्रेणी के मेलों पर लागू प्रेषण, यानी कि ट्रांसमिशन इज एप्लीकेबल टू फर्स्ट क्लास मेल, यानी प्रथम श्रेणी की डाक की तरह उनका ट्रांसमिशन किया जाता है। सी ऑप्शन है केवल प्रथम श्रेणी मेल के साथ ज़मीनी प्रेषण, सरफेस ट्रांसमिशन ओनली विथ फर्स्ट क्लास मेल्स, यानी कि ज़मीनी प्रेषण किया जाता है लेकिन इसको प्रथम श्रेणी माना जाता है, प्रथम श्रेणी के साथ ही इनका ट्रांसमिशन किया जाता है, वो भी सरफेस ट्रांसमिशन किया जाता है। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यानी जो ग्रीटिंग और इन्विटेशन कार्ड वालों को प्रथम श्रेणी मेल के साथ ज़मीनी प्रेषण किया जाता है, यानी कि सरफेस ट्रांसमिशन ओनली विथ फर्स्ट क्लास मेल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रहीनों से संबंधित साहित्य पैकेट को निम्नांकित के भुगतान से छूट नहीं दी गई है। ब्रांड लिटरेचर पैकेट आर नॉट एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ। जो नेत्रहीन संबंधित साहित्य पैकेट होते हैं, ब्रांड लिटरेचर पैकेट होते हैं, उसको किस शुल्क से छूट नहीं दी गई है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है पोस्टेज जो डाक शुल्क है। बी ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन फीस यानी पंजीकरण शुल्क। सी ऑप्शन है एयरमेल चार्जेस यानी हवाई डाक शुल्क। और डी ऑप्शन है एक्नॉलेजमेंट फीस यानी पावती के लिए शुल्क। तो आपको बताना है कि इनमें से किस शुल्क के लिए जो ब्रांड लिटरेचर पैकेट है उनको छूट नहीं दी गई है। तो जो ब्रांड लिटरेचर पैकेट होते हैं उनको डाक शुल्क से छूट दी गई है, पंजीकरण शुल्क भी उसमें नहीं लगता है और जो पावती होती है उसका भी उसमें शुल्क नहीं लगता है, लेकिन हवाई डाक शुल्क लगता है। तो इसमें एयरमेल चार्जेस हैं उसको छूट नहीं दी गई है ब्रांड लिटरेचर पैकेट को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। IPO कितने मूल्य वर्ग में उपलब्ध है। IPO आर अवेलेबल इन, जो IPO होते हैं इंडियन पोस्टल ऑर्डर होते हैं कितने मूल्य वर्ग में उपलब्ध होते हैं कोई बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 10 डिनोमिनेशन यानी 10 मूल्य वर्ग में। बी ऑप्शन है 6 डिनोमिनेशन। सी ऑप्शन है 15 डिनोमिनेशन और डी ऑप्शन है 8 डिनोमिनेशन। तो आपको बताना है कि जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर उसको कितने वर्गों में बांटा गया है यानी कितने मूल्य वर्ग में उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। जो IPO हैं वो 8 वर्ग में होते हैं, यानी कि 8 प्रकार के मूल्य के इंडियन पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर का। 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के लिए देय कमीशन कितना है? कमीशन पेएबल फॉर पोस्टल ऑर्डर ऑफ रेट 100 रुपये डिनोमिनेशन इज, यानी कि जो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर यदि हम खरीदते हैं तो हमें उस पर कितना कमीशन देना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए 3 रुपये, बी ऑप्शन है 5 रुपये, सी ऑप्शन है 10 रुपये, डी ऑप्शन है 2 रुपये। तो जो 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर है उसको खरीदने पर हमें 10 रुपये कमीशन के देने पड़ते हैं, यानी कि उसको 110 रुपये हमें डाकर को पे करने होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और इसी के साथ आज हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़ें ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें और आप 2024 में होने वाले जो एलडीसी एग्ज़ाम है, प्रमोशन एग्ज़ाम है भारतीय डाक विभाग द्वारा जो कराए जाते हैं, उसमें आप सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।